जी, तो बच्चों अभी हमारा आज का जो लेक्चर है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, मैटर के साथ। कल हमने थोड़ा सा इसको गो थ्रू किया था कि हमने जो इंटरेक्शंस हैं वो क्यों उसमें स्टडी कर रहे हैं, इसमें रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है, इनका क्या इफेक्ट होता है। तो आज हम देखेंगे कि जो इंटरेक्शन है रेडिएशन के, जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो फिर वहाँ पे किस तरह का फिनोमिना होता है, कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट आता है, किस तरह का इंटरेक्शन आता है, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले कहते हैं कि जो एक्सरेज होती है उसकी क्या होती है, डुअल नेचर होती है, डुअल टाइप की उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसको हम वेव लाइक और पार्टिकल लाइक कह सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो कहते हैं कि एक्सरेज है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, ठीक है, उसकी बेसिकली एक्सरेज की नहीं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि एक्सरेज भी उसी ग्रुप से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टाइप की है ये। तो इसकी क्या होती है, डुअल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। कैसे कि वेव लाइक भी ये बिहेवियर शो करता है और हमारे पास पार्टिकल लाइक भी कुछ जगह पे, कुछ मैकेनिज्म में, कुछ इंटरेक्शन में ये वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ जगह पे पार्टिकल लाइक, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि ये जो वेव होती है, इसको अगर हम स्टडी करें इस कॉन्सेप्ट को, तो ये क्या चीज़ है जो वेव लाइक इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें किस तरह का इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो प्रोपागेटेड थ्रू अ स्पेस, अब हमारे पास क्या है कि स्पेस कुछ एरिया या मीडियम, वहां से इसने क्या करना है, प्रोपागेट करना है, ठीक है, पास करना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में, कि उसने एक एरिया, एक डिस्टेंस जो है वो कवर किए वेव की फॉर्म में, ठीक है। अब वेव्स ऑफ ऑल टाइप्स हैव एसोसिएटेड, किसके साथ वो होंगे एसोसिएटेड, उनकी एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ होगी और एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी होगी। कोई भी वेव लाइक नेचर है जिसकी, ठीक है, तो उसकी एक क्या होगी, स्पेसिफाइड वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, इसका आपस में एक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं c इज इक्वल टू लैम्डा वी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ और वी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों का आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जैसे सी, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है। अब हम कहते हैं कि जो वेवलेंथ ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरेज, अब सारी जो एक्सरेज होती हैं वो डायग्नोस्टिक नहीं होती, हम सारी एक्सरेज को डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वो वेव्स, वो रेज, ठीक है, उनकी एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ होगी, तो हम उनको इस पर्पस के लिए, मेडिसिन के लिए, या हम एंजियोग्राफी के लिए, या हम आप ये कह लें रेडियोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं वेवलेंथ ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरेज इज वेरी शॉर्ट। कितनी है, राउंड अबाउट 0.12, ठीक है। अब 0.1 बहुत माइनर है और मैक्सिमम कितनी है उसमें, ऑलमोस्ट 1, ठीक है, इतनी शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं, ये तो यहाँ पे था कि हमारे पास अगर वेव लाइक नेचर हो किसकी, एक्सरेज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, लेकिन अगर पार्टिकल लाइक नेचर हो तो फिर क्या होता है। अब ये जो हमारे पास हम कहते हैं कि जो शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, लाइक एक्सरेज, तो वो प्रीडोमिनेंटली रिएक्ट विद मैटर, कब, इफ दे वर पार्टिकल्स रेदर देन वेव, ठीक है। अगर शॉर्ट आपके पास रेज हैं, ठीक है, और वो शॉर्ट रेज कौन सी हैं, एक्स रेज हैं, ठीक है, जिनको हम जनरल ग्रुप का नेम हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन उसमें एक टाइप है कौन सी, एक्स रेज, और वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, मैटर के साथ। ठीक है, अगर वो शॉर्ट हैं तो वो एज कंपेयर टू वेव्स वो पार्टिकल नेचर ज़्यादा शो करेंगी, ठीक है, शॉर्ट जो होंगी। अगर लॉन्ग थोड़ी सी होंगी तो फिर उनका वेव लाइक नेचर हो सकती है। अब हम कहते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, एट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरेक्ट किए हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, वर एन
एनर्जी बंडल। अब यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एनर्जी बंडल अगर इसके बगैर होगा तो ये इंटरेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी किसकी है, एट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी का एक पूरा बंडल हो, एनर्जी, ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली, अब ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो क्या है, डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी है। एक्चुअली जो उनके पास एनर्जी है वो खुद ही एक बंडल लाइक, एनर्जी ऑफ बंडल लाइक एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज बंडल्स, अब इन बंडल्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम या फिर फोटोन कहते हैं। फोटोन क्या होता है, एक पूरा, आप ये कह लें एनर्जी बंडल होता है। तो इस फोटोन को हम क्या कह रहे हैं, ये एनर्जी बंडल है, ठीक है। A particle concept used to describe interaction between radiation and matter, ठीक है, कि जो रेडिएशन का इफेक्ट हो रहा है मैटर के साथ, इंटरेक्शन हो रहा है मैटर के साथ, तो वहां पे पार्टिकल जो नेचर होती है वेव्स की, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं एज कंपेयर टू वेव नेचर। अब उसके बाद हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसमें, ईच क्वांटम, ईच फोटोन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो डिपेंड कर रही है किस पे, हमारे पास एक यहाँ पे कैलकुलेशन है, अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू एच वी। अब E क्या है, फोटोन्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये जो हमारे पास क्वांटम था, फोटोन था, ठीक है, कि फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, कितना एनर्जी बंडल है वो। उसके बाद हमारे पास H क्या है, ये कांस्टेंट होता है, V क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर हम पीछे वाला हमारे पास जो एक कैलकुलेशन थी वो अगर हम जहन में रखें, C इज इक्वल टू वी लेमडा, हमने जो पढ़ा था अभी, तो अगर हम उसी को कन्वर्ट करें तो V इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लेमडा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करें, ये जो C डिवाइडेड बाई लेमडा है, ये हम यहाँ पे कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें V इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लेमडा है, तो हमने इस इक्वेशन को उठा के अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू एच, आगे क्या है, C डिवाइडेड बाई लेमडा, ये एक फुल फ्लेज इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, डेफिनेटली आपको पता है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, एक स्पेसिफाइड डिजिट नंबर होता है। अब C आपको पता है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, वो भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू होती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें वेवलेंथ पता है तो हम उसकी ई फोटोन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे अब हमने जो वेवलेंथ है उसको एज्यूम कर लिया कि वो 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर हम 1 वैल्यू पुट करें और उसके बाद C की वैल्यू पुट करें और H की वैल्यू पुट करें तो हम E को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि फोटोन एनर्जी बंडल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम इंटरेक्शन का देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम कहते हैं कि एक इंसिडेंट लाइट बीम होती है जिसने इंटरेक्ट करना है मैटर के साथ, ये मैटर हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है। उसके बाद जब इंटरेक्शन होगा तो फिर क्या होगी, कुछ जो वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, कुछ जो है वो अब्जॉर्ब होगी और बाकी जो है वो इंटरेक्ट करेगी। अब वो इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट वेव्स में हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है, फोटोल्यूमिनेसेंस हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास मेन जो इंटरेक्शन आते हैं एक्सरेज के, गामा रेज के, किसके साथ, मैटर के साथ, वो 5 हैं, ठीक है। 5 डिफरेंट इंटरेक्शंस हैं जो कि एक्सरेज और गामा रेज जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट है, कोहेरेंट है, पेयर प्रोडक्शन है, या फिर फोटो डिसइंटीग्रेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक जो है वो इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए। कॉम्पटन जो स्कैटरिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट है रेडियोथेरेपी के लिए। अब डायग्नोस्टिक और थेरेपी दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोहेरेंट स्कैटरिंग है, नॉट इम्पॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी। उसके बाद जो पेयर प्रोडक्शन है ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारे पास जो फोटो डिसइंटीग्रेशन है ये न्यूट्रॉन कंटेमिनेशन ऑफ थेरेपी बीम्स। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फर्स्ट इंटरेक्शन है। अब इसमें क्या होता है, लाइट फोटोन से, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक मैटर के साथ, यहाँ पे सोडियम मेटल लिखा हुआ है, ठीक है।
जब इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। लाइट फोटॉन्स आए, क्वांटम जो फोटॉन्स जो क्वांटम था, एनर्जी बंडल थे, ठीक है, उन्होंने इंटरेक्ट किया मैटर के साथ, और सिंपली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो गए हैं। ये तो सिंपल फॉर्म थी, लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट या लाइट फोटॉन जो है वो मेटल सरफेस पे पड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये एक सिंपल फिनोमेना है जिसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिंपली होता क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने कहा था कि एक इंसिडेंट फोटोन है, ठीक है, उसने इंटरेक्ट किया किसके साथ, के शेल के साथ, ठीक है, के शेल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा और इसने वहां से उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, ठीक है, उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, ये पहली चीज। उसके बाद अब ये जो फोटोन है ये खुद डिसपेयर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन को दे दी, ठीक है। अब फोटोन डिसअपियर हो गया, हमारे पास क्या है, अब इलेक्ट्रॉन है, और जो फोटोन की एनर्जी थी वो सारी की सारी किसके पास चली गई, इलेक्ट्रॉन के पास। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है नो फ्री ऑफ इट्स एनर्जी, क्यों, क्योंकि उस ये जो फोटोन थी उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी जब ट्रांसफर की है, ठीक है, तो हमने कहा था कि किसी शेल से किसी ऑर्बिट से जब हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है या इजेक्ट करना है, तो जो ऊपर से एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हम बाहर से एक्सटर्नल हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो कम से कम इतनी ज़रूर हो कि उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तभी हम उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से उस शेल से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लाइज ऑफ करेगा स्पेस में, डेफिनेटली उस ऑर्बिट से उस शेल से ये फ्री हो जाएगा, ठीक है, एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जब ये फ्री स्पेस में जाता है तो हम इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इसके पास इस टाइम पे फोटोन की एनर्जी भी है और अपनी भी है, ठीक है। अब ये कह रही ना एक्सेस एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो तो इस टाइम पे ये कहाँ पे है, ऑर्बिटल, ऑर्बिट जो है ये शेल जो है वहां से निकल गया और इस टाइम पे ये स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसको इस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं। द के शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब के शेल इलेक्ट्रॉन में एक स्पेस जो है वो एम्प्टी हो गया क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, वहां पे एक वैकेंसी प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसको फिल करने के लिए इमीडिएटली अनदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, कहाँ से, जो उसके हायर इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे, जैसे के से अगर निकला है तो फिर एल से आएगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, उस टाइम पे जब हायर शेल से एक इलेक्ट्रॉन इनर शेल की तरफ मूव करेगा तो वहां से एक रेडिएशन की टाइप निकलेगी जिसको हम करेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन कहते हैं, और इस टाइम पे आइटम जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, उस पर एक चार्ज होगा क्योंकि वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम एटम को आयोनाइज्ड कहते हैं। ये एक सिंपल डायग्रामेटिक आपके पास प्रेजेंटेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, कि इसमें ये इस तरह से फिनोमिना होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंसिडेंट फोटोन है, उसने इंटरेक्ट किया के शेल के साथ, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में जाता है तो हम इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस चीज को अपने जहन में रखना है कि इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी कम से कम जरूर होनी चाहिए कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसको ये क्या कर सके, ओवरकम कर सके, ठीक है। तो अगर कम होगी तो डेफिनेटली वो इसको रिमूव नहीं कर सकता। अब उसके बाद क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर शेल से एक इलेक्ट्रॉन इनर शेल की तरफ मूव करेगा, तो इस टाइम पे यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स रेडिएशंस निकलती हैं, और यहाँ पे इस टाइम पे अगर हम देखें तो एटम पे पॉजिटिव आयन आ जाता है और ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। ये सिंपल फॉर्म है फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन की। अब ये जो आपके पास सारी ये थ्योरी लिखी हुई है ये वही वाली बातें जो मैं अभी तक आपको बताती रही हूँ, ठीक है। अगर हम इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा रीड कर लें, ऑल द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन इज टोटली ट्रांसफर टू द एटम, ठीक है। तो फिर
वहां पे इंटरेक्शन होता है कि उसने उस एटम को सारी की सारी एनर्जी जो है इनकमिंग जो फोटोन था उसने ट्रांसफर कर दी। द इनकमिंग फोटोन इंटरेक्ट विद एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन एन इनर शेल, ठीक है, यूजुअली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो चले, अब हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए, ऑर्बिट से इसको रिमूव करने के लिए या इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी कम से कम उसके इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये जो फोटोन है इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। उसके बाद हम कहते हैं जो इनकमिंग फोटॉन्स है उसने अपनी सारी की जो एनर्जी है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे हम उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो गए, जिस तरह सारी की सारी एनर्जी जो वो फोटोन से ले ली है उसको उस टाइम पे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इक्वल टू किसकी होगी, एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन, ठीक है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल। डेफिनेटली एक एनर्जी जो थी बाइंडिंग एनर्जी उसको तोड़ने के लिए उसने कुछ एनर्जी, डेफिनेटली उतनी ही एनर्जी यूज हो गई। तो अब फोटोन जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है जो मैम आपकी बिल्कुल भी टोटल आवाज कितनी नहीं आ रही है, एनर्जी, बहुत ज्यादा कट रही है। टोटल एनर्जी आई और बाइंडिंग एनर्जी, जी तो हम बात कर रहे थे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी रिमेनिंग एनर्जी कितनी होगी, जितनी उसके पास टोटल थी, और उसमें से अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो एनर्जी बचेगी वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो स्पेस में प्रेजेंट है, जो इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट से, वो इतनी एनर्जी उसके पास होगी, ठीक है। दिस फोटो इलेक्ट्रॉन कैन इंटरेक्ट, अब ये जो स्पेस में गया है, ठीक है, फ्री है, ठीक है, तो ये किसी भी दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जब तक कि उसके पास एक एनर्जी है, ठीक है। और डेफिनेटली उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए किसी एटम के पास साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसकी शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वो ओवरकम की जा सके, ठीक है। दीज इंटरेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड पेशेंट डोज। डेफिनेटली एक फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेस में गया, उसने अगला एक इंटरेक्शन किया, उस एटम को आयोनाइज्ड कर दिया, फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसने एक और एटम को अगर आयोनाइज्ड कर दिया, तो इस तरह से क्या होगा, ये जो इंटरेक्शन है ये कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर पेशेंट डोज जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल डैमेज जो है वो हो सकता है। अब उसके बाद हम कहते हैं अब वैकेंसी जो है वो उसमें इनर शेल में क्रिएट हो गई है। इस गैप को फिल करने के लिए क्या होगा कि एक हायर शेल से एक आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रॉप डाउन होगा इनर शेल में उस गैप को फिल करने के लिए। तो जब वो गैप फिल होगा तो तब वहां पे एक करेक्टरिस्टिक्स जो फोटॉन्स हैं या इंटरेक्शन रेस हैं वो रिलीज होंगी, ठीक है। अब ये जो सारा जो फिनोमिना था इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स फोटोन जो है वो वहां से निकलेंगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यू विद ईच इलेक्ट्रॉन emitting characteristics photon until the atom is stable। डेफिनेटली जब हायर से लोअर में गया, फिर जो ऊपर वाला दूसरे नंबर वाला शेल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है, उसको फिल करने के लिए उससे बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें फिल करेगा, तो वहां से भी करेक्टरिस्टिक्स फोटॉन्स निकलेंगे। फिर उसका जो आउटर शेल है वो उसको स्टेबल करने के लिए दोबारा इनर शेल में ड्रॉप डाउन करेगा। तो इस तरह से ये तब तक एटम जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक ये करेक्टरिस्टिक्स जो फोटॉन्स हैं ये निकलते रहेंगे, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स फोटोन प्रोड्यूसेस relatively low energies and is generally absorbed in the tissues। तो जो इस तरह की एनर्जीज होती हैं जो टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जाती हैं वो हमारी जो डायग्नोस्टिक पर्पस होता है उसमें हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन पेशेंट की जो डोज होती है उससे इंक्रीज हो जाती है। या फिर हम ये कहते हैं कि इससे सिर्फ नॉइज क्रिएट होता है, ये पेशेंट डोज इंक्रीज होती है, हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो बेटर नहीं होती।
अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था अगर हम देखें तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन है, उसके बाद हमारे पास एक नेगेटिव आयन होता है, ठीक है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद एक पॉजिटिव आयन होता है जो कि एटम पे क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं कि आयनोइज्ड एटम है, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या इंटरेक्शन है जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस है कि ये हो रहा है या हो सकता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम कहते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी अगर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो डेफिनेटली फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन या इफेक्ट हो सकता है। पहली बात, अगर कम होगी तो नहीं होगा। फोटो एनर्जी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, हाई है, हम ये कहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इन्वर्स रिलेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा हाई होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इन्वर्स रिलेशन है दोनों में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस शार्पली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो एटॉमिक नंबर के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो उसके चांसेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हम कहते हैं दो पैरामीटर ये आते हैं कि लो एटॉमिक नंबर अगर होगा तो इंटरेक्शन मोस्टली के शेल के साथ होगा, अगर हाई एटॉमिक नंबर होगा तो उसके ऑर्बिटल जो शेल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, तो इंटरेक्शन जो है वो मोस्टली एल और एम शेल्स के साथ होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टिश्यूज में इसका क्या इंटरेक्शन, किस तरह का इंटरेक्शन होता है। बोन्स में जो है वो क्या है, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, तो फिर हमें इसलिए बोन्स जो है वो वाइट नज़र आती हैं। डेंस मटेरियल है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है रेडिएशन की, इसलिए वो हमें एक्सरेज में वाइट नज़र आता है। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो रेडिएशन को पास करने देते हैं एज कम्पेयर टू बोन, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होती है, कुछ अब्जॉर्प्शन भी होती है, लेकिन कुछ जो है वो ट्रांसमिशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमें ग्रे फॉर्म में नज़र आते हैं। कुछ डार्क ग्रे होंगे, कुछ लाइट ग्रे होंगे, तो वो डिपेंड कर रहा होता है उनकी डेंसिटी पे कि कितनी इनमें अब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके बाद जो एयर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम लंग्स की बात करें तो वहाँ पे डेंस मटेरियल कम होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, पास आउट हो जाती है, और बहुत कम जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें ब्लैक नज़र आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके एप्लीकेशन अगर हम देखें डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में तो इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अब अगर हम एडवांटेज की बात देखें तो इसमें कोई भी स्कैटर रेडिएशन नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि स्कैटर रेडिएशन से पेशेंट की डोज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे इंटरेक्शन जिसमें स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा हो उसको हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि पेशेंट डोज, इन्वायरमेंट डोज और जो वर्कर डोज है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं इन्हेंस करता है नेचुरल टिश्यूज कंट्रास्ट को, ठीक है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इमेज की क्वालिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, उसकी शार्पनेस, उसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो हम डेफिनेटली इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं लो एनर्जी जो फोटोन्स हैं, ठीक है, जो टोटल एब्जॉर्प्शन, अब जो अगर लो एनर्जी फोटोन होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर क्या होगी, पेशेंट की डोज जो है वो कम होगी, ठीक है। अब डिसएडवांटेज में अगर हम देखें तो मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है इसमें, ऑल द एनर्जी इज अब्जॉर्ब। अब मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर क्यों है, क्योंकि जो ऑल एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हो गई है बाय द पेशेंट, कहाँ पे, जहाँ पे whereas in other reactions only part of incident photon energy is absorbed। यहाँ पे सारी की सारी फोटोन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, लेकिन बाकी जो इंटरेक्शन है उनमें फोटोन एनर्जी कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब होता है, बाकी जो है वो किसी और फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाता है या स्कैटर हो जाता है या कुछ फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी फोटोन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डोज इंक्रीज होती है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद अगर हम सेकंड इंटरेक्शन की बात करें तो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है। अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, ये किस तरह से होता है। कॉम्पटन इफेक्ट में अगर हम देखें, व्हेन द इंसिडेंट एक्सरे फोटोन विद relatively high energy, ठीक है, इंसिडेंट एक्सरे फोटोन विद relatively high energy इजेक्ट करता है एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, कहाँ से, फ्रॉम एन एटम, एंड एक्सरे फोटोन ऑफ लोअर एनर्जीज, एक्सरे फोटोन ऑफ लोअर एनर्जीज इज स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम। तो इस चीज को हम कहते हैं
कॉम्पटन इफेक्ट कि एक हाई एनर्जी एक्सरेज आई हैं, उसने इंटरेक्ट किया है और वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लोअर एनर्जी का फोटोन। अब यहाँ पे सारी की सारी इंसिडेंट फोटोन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं की, इसने कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, लेकिन जो बाकी एनर्जी थी उसके साथ वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एक्सरे फोटोन ऑफ लोअर एनर्जी इज स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम, ठीक है। द रिएक्शन, अब इसमें हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक पॉजिटिव आयन। डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो एटम जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, जो ऑर्बिटल शेल से निकल रहा है, इंसिडेंट फोटोन ने इजेक्ट किए। बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पटन स्कैटर, हमारे पास अगर सबसे पहले देखें तो हम कॉम्पटन स्कैटर में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, causes projectile damage in the tissue। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डेफिनेटली जो सराउंडिंग एरियाज हैं या टिश्यूज हैं वहाँ पे वो डैमेज करेगा। अब इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और ये एटम को आयोनाइज्ड करता है, क्योंकि जब इसने इजेक्ट होना है तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव करेगा, और जब ये यहाँ से निकलते हैं तो पीछे जो एटम होता है उसको ये आयोनाइज करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये किसी और एटम को भी आयोनाइज कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक एनर्जी है, तो जिसकी वजह से वो ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। द एटम बिकम्स अ फ्री रेडिकल। उस टाइम पे हम एटम को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, जो कि बायोलॉजिकल डैमेज कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो वो रेडिकल फॉर्म में है, वो बायोलॉजिकल डैमेज कर सकता है, क्योंकि इससे टिश्यू की डोज इंक्रीज हो रही है। ये तो था हमारे पास स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम स्कैटर एक्सरे फोटॉन्स की बात करें, लेकिन उनके पास एनर्जी जो है वो लो है, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी जो है वो पहले इंट्रैक्शन में दे दी है, बाकी उसके पास रिमेनिंग एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि स्कैटर फॉर्म में जा रहा है। अब वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ऑन इट्स वे, बट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, कि वो जिस डायरेक्शन से आता है वो उसी डायरेक्शन में नहीं, किसी और डायरेक्शन में अपने पैसेज को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके पास आने वाले फोटोन से एनर्जी कम है, इट कैन इंटरेक्ट विद अदर एटम्स, तो वो अपने रास्ते में आने वाले दूसरे एटम्स के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकता है, और वहाँ पे इंटरेक्शन फोटोइलेक्ट्रिक टाइप का भी हो सकता है या फिर कॉम्पोनेंट टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। इट मे इमर्ज फ्रॉम द पेशेंट एज अ स्कैटर, तो या फिर ये पेशेंट की डोज भी इंक्रीज कर सकता है, किस तरह से, स्कैटर रेडिएशन के थ्रू। तो ये डिफरेंट आगे इनमें फिनोमिना हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितने परसेंट चांसेस है कि ये वाला इंटरेक्शन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टू द एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन, ठीक है। इन वाटर मोर, अब वाटर में क्या है, मोर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एट केवीपी रेंजेस ऑफ कितनी, 10 to 150, ठीक है, एंड डिक्रीज फर्दर विद इंक्रीज इन एनर्जी, के ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी अगर एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाए। मोर प्रोबेबल कहाँ पे है, जहाँ पे रेंज है कि 10 से 150, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं मोस्ट डोमिनेंट जो इंटरेक्शन है टिश्यूज में एट ट्रीटमेंट, तो वो कितनी एनर्जी की रेंज में होता है, 30 केईवी से 24 केईवी, सॉरी एमईवी, ठीक है। अगर इतनी एनर्जी की रेंज है तो ये मोस्ट डोमिनेंट इंटरेक्शन है, ठीक है, जो टिश्यूज में होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे हमने पीछे बात की थी, हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो एटॉमिक नंबर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो भी रहा है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सो एट द ट्रीटमेंट एनर्जीज बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंटरफेस, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या है, पुअर कंट्रास्ट होता है, क्योंकि बोन और सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी की वजह से इसमें इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इंटरफेस जहाँ पे बनता है, जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू और बोन होता है, वहाँ पे पुअर कंट्रास्ट होगा, तो हम इनको आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते जिस तरह हम फोटो इलेक्ट्रिक में कर सकते हैं, ठीक है। At diagnostic X-ray energies, Compton scattering direction is fairly random. At treatment X-ray energies, it is forward peak, ठीक है।
तो आज हम इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं।